हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो अपन क्लास करेंगे नगर पालिका की धारा 188 से आगे कंटिन्यू करेंगे। कई दिनों से क्लास आपको मिल नहीं रही है, स्वाभाविक आपके तनाव आएगा, पर अभी कोशिश दो करेंगे। एक तो आपको कंटिन्यू क्लास मिले और दूसरा इसके बाद की जो क्लासेस हैं उसमें आपको 10 से 15 तक धाराएं एक साथ भी करवा के आपको रिवीजन ये कोर्स पूरा करवा दें। उसके बाद अपन टेस्ट वगैरह का सोचेंगे और रिवीजन का सोचेंगे कि कैसे करना है। आपको मजबूत बनना है इस नगर पालिका एक्ट में, और खासकर पॉलिटी की क्लास भी जो आप मिस कर रहे हैं उनको भी मैं करता हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल का इश्यू आ रहा है, पर करते हैं जल्दी, आपके लिए सही करते हैं कुछ। आज जो अपन बात करेंगे धारा 188 से करेंगे। 188 से आगे कंटिन्यू धारा करेंगे। तो जो 188 की बेसिकली धारा वो ये बताती है कि मार्ग, नाली व परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानियां। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मार्ग बनाया जा रहा है या कोई नाली बनाई जा रही है या कोई परिसर बनाया जा रहा है, उसके दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। आपने देखा होगा, आप शहर में जाते हैं, मेट्रो का निर्माण हो रहा होता है या अन्य कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहां पे आप देखेंगे उसको ग्रीन कलर के कपड़े से ढका हुआ होता है। उस टाइम में आप ये देखेंगे कि अच्छा, ये निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, तो जो ग्रीन कलर से उस परिसर को ढक के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो आप सोचे कि धारा 188 से यहाँ पे आपको याद करना है। आपको लग रहा है कि उसके डबल ठाठ है, 8 2 बार आ रहा है। उन कर्मचारियों को तो ठाठ होंगे जो अंदर काम कर रहे होंगे, वो ठाठ नहीं है, कवर करके जो काम कर रहे होते हैं वो धारा 188 के तहत उनको काम करना होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि नगर पालिका, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि जब भी नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा होता है तो उस क्षेत्र को प्रॉपर कवर करेगा। साथ ही साथ में वहां पे आपने देखा होगा कि एक यातायात के लिए, डाइवर्जन के लिए कुछ बोर्ड लगा दिए होते हैं कि यातायात को, वाहनों को दाएं मोड़ना है या फिर बाएं मोड़ना है, आपको असुविधा हुई उसके लिए खेद है, वर्क एट प्रोग्रेस लिखा होता है। ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करवाएगा। एक चीज आपने और नोट करी होगी कि अगर आपका घर है और आपके बगल में कोई एक घर, बड़ा घर बनाया जा रहा है या छोटा घर जो सा भी बनाया जा रहा है, और उस घर के बनाने की वजह से आपके घर में कचरा आ रहा है या डस्ट आ रहा है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो आप कुछ शिकायत भी कर सकते हैं। और इसके लिए फिर खर्चा है जो वसूल किया जा सकता है आपके घर में सफाई के लिए और जो घर बना रहा है उससे। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मार्ग, नाली, परिसर, वैसे भी इसमें 3 ही बातें हैं। सबसे पहली बात है वो मार्ग की है, दूसरी बात है वो नाली की है, तीसरी बात परिसर की है। तो इसमें सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाएगा, ये ड्यूटी किसकी है, ये कर्तव्य किसका है, तो ये कर्तव्य मान लीजिए, अधिकार मान लीजिए, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ही है, सीएमओ का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसका मतलब कंप्लीट पावर यहाँ पे किसके पास में मिला हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पास में कंप्लीट पावर है। ये पावर मिला हुआ है किसको, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। क्या मिला हुआ है, सबसे पहले तो सुनिश्चित करेगा कि वहां पे उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए, ढक दिया जाए, बाढ़ लगा दी जाए उसके, या बाढ़ लिख सकते हैं या कवर करना लिख सकते हैं, सॉरी, बाढ़ या फिर उसको कवर कर दिया जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यातायात का डाइवर्जन। यातायात में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाएंगे। यातायात को क्या कर दिया जाएगा, यातायात का डाइवर्जन कर दिया जाएगा, यातायात को मोड़ दिया जाएगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आप बोल के लिखवा देता हूं, ऐसा लिखिए, अगर अगर निर्माण कार्य के दौरान, अगर निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण कार्य के दौरान डस्ट मतलब धूल या कचरा, धूल या कचरा जमा होता है तो, धूल या कचरा जमा होता है तो उसका खर्चा, उसका खर्चा उक्त व्यक्ति से वसूला जाएगा, उसका खर्चा उक्त व्यक्ति से वसूला जाएगा। किससे, जो निर्माण कार्य कर रहा है। क्या ऐसी धारा परीक्षा में पूछी जाएगी, देखिए संभावना बहुत कम है, क्योंकि एग्जामिनर का मुख्य फोकस रहेगा जिसमें कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हों, जिसमें जुर्माने के प्रावधान किए गए हों। फिर भी ऐसा याद रख लीजिए, अब याद करने का इसका कोई मेथड मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, पर ऐसा याद कर लीजिए कि 188 में आप ऐसा समझेंगे कि जो कवर के अंदर काम करें उनके तो डबल ठाठ होंगे। 8 का मतलब आप ठाठ समझते हैं, तो जो कवर में है उनके तो डबल ठाठ होंगे, पर असल में उनके ठाठ नहीं होगी, वो तो परेशान होते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो सीएमओ ये सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई निर्माण कार्य किया जा रहा होता है, कोई नाली परिसर का निर्माण किया जा रहा होता है, उसको प्रॉपर कवर करवाएंगे, यातायात का प्रॉपर डाइवर्जन करवाएंगे। और इसके साथ ही साथ में अगर किसी बिल्डिंग बनाने की वजह से
आप लोग परेशान हो रहे हैं, पड़ोसी परेशान हो रहा है, पड़ोसी के घर पे डस्ट आ रही है, तो जो बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, जो बिल्डिंग का निर्माता है, उससे खर्चा वसूल कर लिया जाएगा। ठीक। 189 की धारा भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस में कि आपको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि दोनों धाराएं आपसे जुड़ी हुई हैं। 189 की धारा है कि बिना अनुमति के मार्ग, जो सार्वजनिक रास्ते होते हैं, वहां पे न तो कास्ट जमा किया जाएगा, न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। कई आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में से लोग होते होंगे, वो आदत से मजबूर होते होंगे थोड़ा सा कि जो जो सार्वजनिक रास्ता होता है वहां पे कुछ ना कुछ नया काम करते रहते हैं, वहां पे वो गड्ढा खोद देते हैं, वहां पे कुछ करते रहते हैं, ताकि पता नहीं उनके वो दिमाग में चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ नया करें यहाँ पे, या उनके पास में खुद के पास में प्लॉट पड़ा है, पर उसके बाद भी उनके पास में अगर कोई सामान है तो उस जगह पे, सार्वजनिक जगह पे ले जाके जमा करते हैं। जैसे गांव में जनरली जो एरियाज होते हैं वहां पे जो जोहड़ की जमीन होती है, जो बंजर भूमि जिसको जोड़ बोलते हैं, मतलब वो सार्वजनिक भूमि होती है, सरकार की भूमि होती है, वहां पे लोग अपने ईंट जो निकालते हैं उनको वहां पे स्टोर करके रखते हैं, या फिर पशुओं के लिए जो चारा है उसको वहां पे स्टोर करके रखते हैं। तो वो सारा का सारा जो काम किया जाता है वो धारा 189 के तहत है। और धारा 189 में ये लिखा गया है कि साहब ऐसा करना ही गलत है। इसका मतलब जो मार्ग है, या तो रास्ते की बात की गई, सार्वजनिक जगह की बात नहीं करी गई है। तो 189 को आप थोड़ा सा समझते हैं कि धारा 189 बिना अनुज्ञा के या बिना अनुमति के मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा, न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। अब देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर नगर पालिका एक्ट में धाराएं बना दी। हर धारा काम की नहीं होती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस धारा को पढ़ने के बाद इससे कोई क्वेश्चन आता तो आपसे ठीक चला जाए। 189 की धारा में ये लिखा गया है, सब बिना अनुमति के मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा, न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि गड्ढे तो कोई क्यों ही खोदेगा मार्ग में, कोई बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी होगा वही मार्ग में गड्ढे खोदेगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट जमा करने का मतलब होता है कि साहब कास्ट का मतलब तो आप समझते हैं कि कोई भी सामान है वो वहां पे जमा नहीं करेगा मार्ग में। कास्ट कास्ट का मतलब तो काट होता है, पर पता नहीं यहाँ पे कास्ट शब्द लिखा होता, आप इसको कास्ट समझ लीजिए। इसमें यह लिखा गया है कि पहली बात तो कि नगर पालिका की बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा, अर्थात नगर पालिका, हालांकि नगर पालिका गड्ढे खोदने की अनुमति ऐसे नहीं देगा। गड्ढे का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि जब भी जो मार्ग जा रहा होता है ना, लोग जब चाहे वहां से अपनी पाइपलाइन डाल लेंगे, जब चाहे वहां पे खुदाई कर देंगे, खड्डा खोद दिया, उसको ठीक से मैनेज कवर किया नहीं, तो इसलिए जगह जगह खड्डे खोद दिए जाते हैं। और कोई अपनी पाइपलाइन निकाल रहा है, कोई केबल वहां से डाल रहा है, फिर गड्ढों को बराबर किया नहीं जाता है, वहां से मार्ग खराब हो जाता है, रोड खराब हो जाती है। तो पहली बात तो ये साहब ये बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा, बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये कि बिना अनुमति के कार्य नहीं किया जाएगा। और दूसरा मान लेते कि नगर पालिका ने अनुमति दे दी कि साहब ठीक है आप यहाँ पे कुछ जमा कर लीजिए, कास्ट जमा कर लीजिए। तो मान लेते कि नगर पालिका ने अनुमति दी किसी व्यक्ति को कि वो सार्वजनिक रास्ते में कुछ जमा कर रहा है, अपना कोई सामान है वो जमा कर रहा है वहां पे, मान लेते एक पशुओं के लिए चारा है थोड़ा बहुत, और वो जो रास्ते की जमीनें हैं वहां पे उस जगह पे वो वहां पे स्टोर करके रख रहा है वो सामान को, और मान लेते कि नगर पालिका को परमिशन दी, अनुमति दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहब उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि आप है ना जहां पे ये कुछ जमा कर रहे हो, पहली बात तो यहाँ पे चारों ओर एक बाड़ लगाओ। बाड़ का मतलब जिस जगह पे आप ये सामान डाल रहे हैं उसके चारों कुछ कवर तो करके रखिए, रात को कोई वाहन आया उससे टकरा गया, कुछ भी हो गया, कुछ अनहोनी हो गई। और दूसरा यहाँ पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करो कि मतलब लाइट तो नीचे की किसी को दिख तो जाए, वरना दूर से लगे कि कोई सांड बैठा हुआ है या कोई सामान पड़ा हुआ है, तो वहां पे रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दो काम इस व्यक्ति को करने पड़ेंगे। अगर अनुमति के बाद कोई व्यक्ति कुछ स्टोर करता है तो सबसे पहले उसको रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरे क्षेत्र में
जहाँ पे कुछ सामान रखना उसकी क्या लगानी पड़ेगी, बाड़ लगानी पड़ेगी। ये दोनों ही बात परीक्षा के लिए काम की नहीं है। काम की एक बात यहाँ जो पूछी जा सकती है कि मान लेते किसी ने इसका उल्लंघन कर लिया, तो उल्लंघन कर लिया तो 1 से लगा के 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, ये बात काम की है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया तो उल्लंघन पर मैं लिख देता हूं, उल्लंघन करने पर जुर्माना 1,000 से 2,000 तक, जुर्माने की राशि हो 1,000 से लेके 2,000 तक की है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लेते कोई व्यक्ति पहली बार कर रहा तो ये मान लिया, अब किसी व्यक्ति ने एक उसको बोलते हैं कि बार बार अपराध करने वाला, जिसको फ्रीक्वेंट ऑफेंडर बोलते हैं, उसने दोबारा गलती करी तो वापस से गलती दोहरा रहा तो फिर पर डे जुर्माना लगेगा, वो 50 से लेके 100 रुपए तक का लग सकता है। तो लिखिए फिर प्रतिदिन जुर्माना 50 से 100। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर लेंगे, सर ये दोनों लगेंगे एक लगेगा, ये तो लगना ही है, एक बार के लिए जुर्माना लग गया आपके। अब फिर भी गलती कर रहे हैं तो फिर पर डे जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा आपके। ठीक है, ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये बात लिखी गई धारा 189 में। तो मैं रिपीट करता हूँ, धारा में ये कहा गया है कि जो भी मार्ग होते हैं उसमें एक तो आप अनावश्यक रूप से गड्ढे नहीं खोदेंगे, कोई कास्ट का मतलब कोई सामान काट जमा नहीं करेंगे, अगर ये बिना अनुमति के तो आप करेंगे नहीं। नगर पालिका ने अगर आपको अनुमति दी है कि आप जमा कर लीजिए, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक तो उसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे और दूसरा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। साथ साथ में अगर आपने मान लेते कि इसका उल्लंघन कर लिया तो 1 से लगा के 2,000 तक आपके जुर्माना लगेगा, और साथ ही साथ में 50 से लेके 100 रुपए तक पर डे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब धारा 190 की बात करते हैं, वो है फुटपाथों के लिए अनिवार्य उपबंध या प्रावधान। फुटपाथ क्या होते हैं, जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं, सार्वजनिक मार्ग आपको ध्यान रखना है कि जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं वो सार्वजनिक मार्गों के पास में फुटपाथ बने होते हैं। इसका मतलब ये सार्वजनिक मार्गों के लिए जो नियमित लाइन होती है, नियमित लाइन के दोनों ओर फुटपाथ बने होते हैं। तो उसके लिए ये बताया गया कि फुटपाथों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो आप मान के चलिए कि 1.5 मीटर तक कम से कम फुटपाथ की चौड़ाई होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ये प्रावधान क्या घटाना बढ़ाना, ये धारा 55 के तहत एक समिति बनेगी, उसके तहत ये प्रावधान किए जाएंगे। पर यहाँ पे बेसिकली आपको बात याद रखनी कि 190 की जो धारा वो फुटपाथों से जुड़ी हुई है, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध से धारा जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो धारा 190 भी लिखेंगे, धारा 190। फिर एक बार आपको रिवीजन करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स वापस से बनवा दूंगा, धारा याद हो जाएंगे, चिंता नहीं करें। धारा 190 फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, इसका मतलब यह है कि जो फुटपाथ बनाए जाएंगे उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है। तो आपको याद हो तो अपन ने धारा 55 पढ़ा था, धारा 55, और वहां पे बहुत सारी समितियों के बारे में बात की थी, जिसमें एक भवन अनुज्ञा समिति थी, एक संक्रम समिति थी, कई सारी समितियां जो अपन ने बात करी थी आपको। उसमें जो भवन अनुज्ञा समिति और जो संक्रम समिति है, इनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि फुटपाथों की कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी। आसन में आ गई। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फुटपाथ बनाए जाएंगे वो नियमित लाइन से, जो नोट्स में मैं लिखवाऊं वैसा लिख लो, फुटपाथ नियमित लाइन से, नियमित लाइन धारा 183 में बताई थी आपको, नियमित लाइन से मार्ग की नियमित लाइन से कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा इसका मतलब ये है कि ऐसा छोटा सा फुटपाथ इस पे एक आदमी चल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ जो रास्ता जा रहा है, जैसे ये एक
ये सार्वजनिक रास्ता है, इसकी जो नियमित लाइन है, इस नियमित लाइन की जो इस नियमित लाइन से जो 1.5 मीटर तक की चौड़ाई है वहां तक क्या बनाया जाएगा, फुटपाथ बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे कि फुटपाथ है उनकी चौड़ाई, तो आपको ध्यान रखना कितनी है, 1.5 मीटर तक है। दूसरी बात, ये जो फुटपाथ है इसकी जो चौड़ाई घटाना और बढ़ाना कार्य किसका है, तो 2 समितियां, उनके नाम लिख लो कि इससे संबंधित, देखो इससे संबंधित धारा 55 के तहत बनाई गई समितियां, चलिए भवन अनुज्ञा समिति और दूसरी है संक्रम समिति। तो अगर घटाना बढ़ाना है तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये 2 समितियां हैं जिनमें एक का नाम है संक्रम समिति और एक का नाम भवन अनुज्ञा समिति के द्वारा चौड़ाई में वृद्धि। वैसे कमी व वृद्धि लिखा वहां पर, कमी तो इसलिए नहीं क्योंकि 1.5 मीटर तो कम से कम चौड़ाई होगी। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 2 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि फुटपाथ के लिए अनिवार्य उपबंध, और यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि फुटपाथ जो होंगे वो नियमित जो लाइन बनाई जाएगी, नियमित लाइन से कम 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर फुटपाथ बनाया जा रहा है तो वो फुटपाथ कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए। साथ साथ में जो फुटपाथ बनाया जा रहा है उसके लिए जो अनुमति दी जाएगी वो धारा 55 के तहत जो संक्रम समिति है और भवन अनुज्ञा समिति, उनके द्वारा ये चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जाएगा। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसमें एक नियमित लाइन वर्ड आया, तो नियमित लाइन मैंने कौन सी धारा में बताया था आपको, धारा 183 में बताया था। समितियों के बारे में कौन सी धारा में बताया, धारा 55 में बताया है। कौन सी समितियां, भवन अनुज्ञा समिति और संक्रम समिति। फुटपाथ के लिए कम से कम चौड़ाई कितनी बात है, 1.5 मीटर की बात है। ये बात कौन सी धारा में लिखी गई है, धारा 190 में लिखी गई है। अब धारा 191, 192 और 193, ये जो तीनों धाराएं हैं ये बेसिकली भवनों के बारे में प्रावधान करती है। किसको लेकर, भवनों के बारे में। तो मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूं, देखिए 191 की जो धारा कहती है वो कहती है कि मार्ग के कोनों पर भवन, जो मार्ग बनाए जाते हैं उनके कोनों पर क्या भवन होते हैं, उनकी क्या प्रावधान है। धारा 192 बताती है कि जो बहिर्गत भवन होते हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है। और धारा 193 वो बताती है भवनों की सतह के बारे में बताती है। तो तीनों को एक टेबल से याद करते हैं ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले धारा ऐसे आप टेबल बना लीजिए, और मैं तो ये कहूंगा कि आप चाहें तो पहले समझा देता हूं, उसके बाद में पहले समझा देता हूं, फिर 189 से लेके और 193 तक एक टेबल बना देते, उस टेबल को आप उतार लीजिए ताकि एक साथ इतनी धाराएं आपको याद हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं 191 की, धारा 191। आप अभी चाहे नहीं उतारें तो ठीक है, पर उस डायग्राम से उतार लेंगे। धारा 191 191 धारा कहती है कि मार्ग के कोनों पर भवन, मार्ग के कोनों पर भवन। देखिए इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता जा रहा है और वो बहुत गोलाई का रास्ता है, वहां पे कोई भवन बनाया गया है, उससे एक ब्लाइंड मोड बन रहा है। जैसे ये एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से घुमाव वाला है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बड़ा भवन बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि आसान रहे। यहाँ पे एक बड़ा भवन बनाया गया है, ये भवन है किसी मालिक का है, और इस वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि ट्रैफिक को लेकर और यहाँ पे कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है। तो फिर नगर पालिका क्या कर सकती है, नगर पालिका 2 काम कर सकती है।
पहला काम तो ये कर सकती है कि साहब ये जो रास्ता जा रहा है इसको थोड़ा सा और इस हिसाब से ज्यादा गोलाई देने के लिए कह सकती है। दूसरा ये कह सकती है कि साहब लोक हित में अगर ऐसा चाहे तो यहाँ की जो जमीन है, ये स्थान है, इसको नगर पालिका अर्जित कर सकती है। अर्जित करके अपने हिसाब से इस क्षेत्र को, इस सड़क को या इस रास्ते को, मार्ग को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है। ये दोनों काम कर सकती है। इस दोनों में मान लेते हैं कि ये जो मकान का मालिक है इसकी तो कोई गलती है नहीं, इसने तो मकान बनाया है, तो इसकी जो भी कोई हानि होगी, जैसे कोई गोलाई करने में इसके कोई भवन का नुकसान हो गया या कोई जगह अर्जित करके कुछ नया बना रहे थे तो इसके कोई नुकसान हो गया, तो इसको प्रतिकर दिया जाएगा, मतलब इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा कि साहब आपके जो नुकसान हो उसका भरपाई ले लेते हैं। कुल मिला के इतना याद रखना है कि जो भी, अब इस इधर आ जाइए, मार्ग के कोनों पर भवन, इसका मतलब इस चित्र से याद रखिए कि ये एक ब्लाइंड मोड़ लग रहा है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाई गई है, ये बिल्डिंग बनाई गई है। नगर पालिका के पास दो ऑप्शन है, नगर पालिका दो कार्य कर सकती है, या तो इस क्षेत्र को, ये जो मार्ग है इसको और गोलाकार करने के लिए बोल सकती है, गोल कर सकती है, या इस स्थान को अर्जित कर सकती है। इस स्थान को क्या कर सकती है? अर्जित कर सकती है। और इसमें जो भी मालिक के नुकसान होता है उसकी भरपाई किसके द्वारा की जाएगी? इसकी भरपाई नगर पालिका के द्वारा कर दी जाएगी। साहब ये जो नुकसान हुआ है इसका प्रतिकर मालिक को दे दिया जाएगा। एक बात तो ये ठीक। तो मार्ग के कोनों पर भवन आपके समझ में आ गया होगा। इसको एक सारणी में अपन लिख लेंगे। धारा 192 कहती है कि बहिर्गत भवनों को पीछे करना। अब वो भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि अभी इसमें कुछ नहीं लिखना है, एक बाद में आपको लिखवाएंगे एक टेबल से। बहिर्गत भवनों को पीछे करना, ये यहां से नगर पालिका का कोई रास्ता है, ये रास्ता है, और यहाँ पे साहब नगर पालिका क्षेत्र में कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और बन गया। अब कई बार क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के मालिक इधर, कई बार ये तो अभी चूंकि इसके टच होगा पर तो ऊपर से निकल जाएगा, इधर से सीढ़ियां निकाल लेते हैं, कुछ बड़ा छज्जा बना देते हैं, या कोई रैंप वगैरह आगे डाल लेते हैं। तो कुल मिला के बात है कि जब भी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो उनके कई हिस्से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसको कहते हैं बहिर्गत भवन। इसका मतलब जो सड़क, जो रास्ता जा रहा है उसका बरामदा या फिर सीढ़ी या कुछ ऐसे, आपने देखा भी होगा कि रास्ते के ऊपर ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है, वो रास्ता है, उसके लग रहा है कि अगर आप बस के ऊपर है तो उसके हाथ लगा सकते हैं, ऊपर बैठे हुए हैं बस के, तो उसके ठीक से उसको पकड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बहिर्गत जो भवन होते हैं उनको पीछे करवाती है नगर पालिका कि नहीं इतना आगे नहीं रखे, उसको आपको पीछे करना पड़ता है। और उस पीछे करने के दौरान अगर कोई हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर धारा अपन पढ़ेंगे 295 295, उसमें लिखा हुआ कि प्रतिकर दिया जाएगा कि भवनों आदि के नुकसान के समय प्रतिकर दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को नुकसान की भरपाई का प्रतिकर भी दे दिया जाएगा कि आपको ऐसा कुछ करना है, ये आपको अमाउंट हम दे रहे हैं। क्योंकि ये वाला स्थान पीछे करने के चक्कर में यहाँ उसके कोई नुकसान हो गया तो फिर नगर पालिका द्वारा उसको प्रतिकर दे दिया जाएगा। ये बात लिखी गई 192 में, ठीक है। तो 192 की अभी लिखना कुछ नहीं, केवल आपको ये समझना है। अब धारा 192 में अपन हेडिंग लिखते हैं बहिर्गत भवनों को पीछे करना। धारा 192 बहिर्गत भवनों को पीछे करना। ठीक। अंतिम जो 293 की धारा है वो कहते हैं कि भवनों की सतह है। तो 293 की धारा है, 193 की जो धारा वो भवनों की सतह के बारे में बात करती है। इसको मैं अगले वाले पेज पे बताता हूँ। भवनों की सतह है, भवनों की सतह। देखिए भवनों की सतह का मतलब ये होता है, अब सतह का अब ऊपर वाला लेवल नहीं लेंगे, सतह का मतलब नीचे वाला लेवल लेना है। बस यहाँ पे कंफ्यूज होता है इस धारा को लेकर। कैसे? देखिए ये अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग,
इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई दी क्या, और ये वाला नगर पालिका का आम रास्ता जा रहा है, तो सतह का मतलब ऊपर वाली नहीं नीचे वाली लेनी है। तो कई बार जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो ये देखिए घर वाले खूब समझदारी के साथ बनाते हैं कि नहीं, जिसको थली बोलते हैं आप, उसको नीचे नहीं रखना है। जो भी रास्ता होता है उसकी थली नीचे रहेगी, तो सारा रास्ते का गंदा पानी है वो आपके घर में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ में आपके घर से जो गंदा पानी निकालना है, नगर पालिका की नाली में लगवाना है, तो ऊपर कैसे चढ़ेगा वो पानी, क्योंकि थली नीचे है, नाली ऊपर से जा रही है। इसलिए ये कहा गया है कि जो भी मल नाली है या सीवरेज के लिए है या और भी कोई भी पाइपलाइन है, उसके लिए दुविधा उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए भवनों की जो सतह है वो उस लेवल पर रखी जाएंगी। ये बात 193 में कही गई है, इतनी सी धारा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जितना बताऊं उतना ही ठीक है। तो 188 में क्या कहा, 188 में कहा कि मार्ग या परिसर के निर्माण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। 190 में कहा कि ना तो कास्ट जमा किया जाएगा और ना ही गड्ढे खोदे जाएंगे। 190 में क्या कहा, फुटपाथ के लिए अनिवार्य उपबंध क्या क्या बनाए जाएंगे। 191, 192, 193 तीनों भवनों को लेकर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनको एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में आप उसको लिख लीजिए ताकि 5-6 धारा एक साथ हो जाए। फिर नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसा लिखिए। नेक्स्ट थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ पे धारा लिखे 188 और 188 का टाइटल, बस आपको शॉर्ट में टाइटल याद रख लेना है कि यहाँ पे ये लिखा गया कि मार्ग नाली परिसर के निर्माण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। तो 188 में क्या कहा गया है, 188 में कहा गया कि मार्ग नाली या परिसर, नाली या परिसर, मार्ग नाली परिसर के दौरान सावधानी। तो मैं शॉर्ट में क्या लिखा रहा हूं, बस आपको इतना लिखना है, उसको कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। सबसे पहले तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। दूसरी बात आप क्या रखेंगे, यातायात की लेकर जो बात है उसका डाइवर्जन किया जाएगा, यातायात का। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि साहब अगर डस्ट वगैरह आ रही है, धूल वगैरह आ रही है आपके घर में, तो उसका प्रति कर दिया जाएगा, प्रति कर दिया जाएगा। इसके बाद धारा 189, धारा 189, धारा 189 क्या कहती है कि मार्ग में न तो गड्ढे खोदे जाएंगे, न कास्ट जमा किया जाएगा, कास्ट। और इसमें से केवल शॉर्ट नोट्स में आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो मार्ग में गड्ढे खोद रहा है, कास्ट जमा कर रहा है, तो 1 से लेकर 2,000 तक का जुर्माना। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप कीवर्ड्स को लिख लीजिए जो काम के हैं। तो यहाँ पे जुर्माना है वो आपको याद रखना है, 1 से लेके 2,000 तक का जुर्माना, और 50 से लेके 100 पर डे जुर्माना आप पे दोबारा लगा दिया जाएगा। धारा 190 किसके बारे में कहती है, फुटपाथों के लिए अनिवार्य उपबंध। तो धारा 190 फुटपाथों के बारे में बात बताती है, फुटपाथ। और क्या बताती है कि फुटपाथ की कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और कहां से होनी चाहिए, नियमित लाइन से होनी चाहिए, नियमित लाइन से। ठीक, इसके बाद में धारा 191, 92 और 93। तो धारा 191, धारा 192 और धारा 193। यहां पे क्या लिखा हो, भवनों की सतह है, यहां पे क्या लिखा होगी, बहिर्गत भवनों को पीछे
पीछे करना। और यहाँ पे क्या लिखा होगी, मार्ग के कोनों के भवन, मार्ग के कोनों के भवन। तो अगर मार्ग के कोनों में कोई भवन आ रहा है, मार्ग के कोनों में, तो उसको गोल करने के लिए कहा जा सकता है या उस स्थान को नगर पालिका अर्जित कर सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ऐसा बना लीजिए ये और इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे कोई भवन आ रहा है तो सबसे पहले नगर पालिका क्या कर सकती है, उस स्थान को गोल करने के लिए, उस स्थान को गोल कर, थोड़ा और ढंग से गोल कर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक इशू नहीं है। उस स्थान को गोल करने के लिए कह सकती है, या इस स्थान को अर्जित कर सकती है, या नगर पालिका इस स्थान को क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है। और इसमें जो प्रतिकर है वो दे दिया जाएगा, प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर, प्रतिकर का मतलब होता है कि अमाउंट दिया जाएगा। बहिर्गत भवनों को पीछे करना, अगर कोई छज्जा सीढ़ी आ रही है या कोई बरामदा आ रहा है या अन्य कोई अन्य भवन का कोई भाग आ रहा है तो उसको पीछे करने के लिए कहा जाएगा। और इस दौरान अगर नुकसान होता है तो स्वामी को प्रतिकर दिया जाएगा, अमाउंट उसको दे दिया जाएगा, प्रतिकर दिया जाएगा। भवनों की सतह मार्ग से नीचे नहीं होनी चाहिए, मार्ग से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक बार उतार लीजिए, मैं तब तक रेस्ट कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं। इसको आप उतारिए। पीछे वाला और करें क्या, इसको मार्ग नालिया परिसर, इसको उतार लीजिए। अब देखिए एक धारा है 194 की, 194 की धारा में लिखा हुआ कि समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित उपबंध। ये धारा वैसे बहुत लंबी धारा है, इसमें यह बताया गया कि जो जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं उनको लेकर क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। तो या तो दो तरीके हैं, या तो 194 की धारा को आप छोड़ दें, लंबी क्लास, बहुत ज्यादा लंबी क्लास जो है कि उस धारा में आधा घंटा लगेगा, और प्रयास ऐसा करते हैं कि 195, 196, 197 की धारा कर ले, क्यों 198, 199 कर ले। उन धाराओं का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में या तो ऐसा कर लेंगे कि उन धाराओं को कर लेंगे, या 195 की धारा भी आप लिखते हैं तो 100, या चलो 194 की धारा जितनी हो पाती 194 तक लिख लेते, फिर आगे देख लेते की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो धारा 194 194, एक काम कीजिए, इस धारा को भी आप स्टार लगा के छोड़ दीजिए। ये धारा अपन करेंगे, ये वाली धाराएं कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसमें आधा पौन घंटा के लिए धारा में लग जाएगा तो फिर सारी धाराएं फिनिश नहीं हो पाएंगी। ये धारा आध अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर जब 200 से लेकर 201 तक शुरू कर रहे हैं उसमें 194 की धारा अलग से एक अध्याय बना के, या उसी में जैसे 200 से लेकर 200 तक की धाराएं अपन बढ़ेंगे, 201 से लेके आगे तक की धाराएं, तब उसमें एक धारा ये 194 की धारा ले लेंगे, उसमें आधा घंटा अलग से लग जाएगा। तो इसके आप स्टार लगा लीजिए, मेरे याद है, इसको मैं अलग से आपको करवा दूंगा। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से नए क्षेत्र में भवन बनेंगे, उनकी अनुज्ञा किस प्रकार से दी जाएगी, कौन कौन से दस्तावेज दिए जाएंगे, नगर पालिका द्वारा अनुमति कितने दिन में दी जाएगी, नगर पालिका अधिकारी तो नहीं देते तो क्या क्या सजा के प्रावधान होंगे। थोड़ी लंबी धारा है, तो इसको करने से बेटर है कि आज अपन आगे तक की धारा कर ले। 195, 196, 97, 98 और 99 की धारा है। 195 की धारा है, 196 की धारा ये थोड़ी सी आसान धारा है, इसमें परीक्षा के लिए ज्यादा कुछ खास बात याद रखनी है। इसमें याद रखना है कि 195 की निवासियों के संगम का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रख रखाव, ये 195 की धारा है।
आप अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में रहते भी होंगे तो आपने ये धारा खुद से जोड़नी है। तो धारा का टाइटल क्या याद रखना कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स का रख रखाव। तो इसको आप स्टार लगा लिया होगा। तो 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट्स क्योंकि 15-1 मिनट में ये कंप्लीट हो ही जाएंगे, अभी 3-4 की और बचे हैं। निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट्स व कॉम्प्लेक्स के रख रखाव। इसका मतलब ये है कि जो भी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है या फिर अपार्टमेंट जब बनाए जा रहे हैं तो उसमें मतलब उसका कैसे रख रखाव किया जाएगा, क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे ये परीक्षा के लिए कोई खास काम की धारा नहीं है। इसकी हेडिंग लिखिए निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स का रख रखाव। ठीक है, इसका मतलब ये है, पहले तो इसमें 3 परिभाषाओं की बात की गई है, ज्यादा कुछ खास बात इसमें याद नहीं रखनी है, बस कितना याद रखना है कि जब भी इसमें 3 परिभाषाएं दी गई हैं, सबसे पहले तो आपको तीनों परिभाषाएं ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अब आपके दिमाग में एक परिभाषा परीक्षा में पूछेगा क्या, देखिए पूछना, ये जो स्वामी की परिभाषा दी गई, निवासी की परिभाषा दी गई, निवासियों के संगम की परिभाषा दी गई, पूछेगा नहीं। इतना पूछ सकता है कि निवासियों के संगम की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आपको 195 याद रखना है। 5 लोग साथ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्वामी, उसके बाद में निवासी और उसके बाद में निवासियों का संगम। इसका मतलब यह है कि स्वामी, निवासी या निवासियों का संगम, इन तीनों परिभाषाओं को उल्लेख कहां पे किया गया, धारा 195 में किया गया है। स्वामी कौन होगा, स्वामी का मतलब होगा कि जैसे जो फ्लैट या जो कॉम्प्लेक्स हो किसके नाम पे है, वो तो हो गया स्वामी। निवासी कौन है, निवासी का मतलब ये हो गया कि साहब उसमें 5 लोग और भी तो रह सकते हैं, नाम तो फ्लैट, नाम तो पापा के दादाजी के है, पर इसके अलावा भी तो परिवार के सारे सदस्य रहते हो, निवासी हो गए। निवासियों का संगम क्या हो गया, संगम का मतलब हो गया कि उन सारे फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनको मिलाकर एक, कुछ लोगों को मिलाकर एक कमेटी बना ली जाती है। वो कमेटी सुरक्षा की जिम्मेदारी देखेगी, सफाई की देखेगी और बहुत सारी जो वहां पे काम होते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी उस सोसाइटी के द्वारा, कमेटी के द्वारा देखी जाती है। ये बात कहाँ पे लिखी गई है, 195 में लिखी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 परिभाषाएं दी गई है। तो लिखिए इसमें 3 परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले स्वामी की, उसके बाद में निवासी की और फिर लिखिए निवासियों के संगम की। तो लिखिए स्वामी, निवासी और निवासियों के संगम की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद में बस इसमें यह बताया गया, धारा का उद्देश्य यह है कि कोई भी अगर बिल्डर है जिसने बिल्डिंग बनाई है, वो सारे के सारे दस्तावेज इनको सौंप देगा, जो भी मालिक है, जो निवासियों का संगम है, जो कमेटी है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी XYZ ने एक बिल्डिंग का निर्माण किया, एक फ्लैट का निर्माण करवाया, फ्लैट में वहां पे 20 फ्लैट है वहां पे, और उसका निर्माण किसी बिल्डर ने करके दिया। तो उसकी जो सारी डिटेल है कि साहब कहाँ पे कहाँ पे पानी के लिए पाइपलाइन निकाली गई है, कहाँ पे गैस के लिए पाइपलाइन निकाली गई है, कहाँ पे आपके सीवरेज की पाइपलाइन निकाली गई है, क्या फिटिंग कैसे किस सिस्टम से की गई है, कहाँ पे मेन सोल बनाए गए हैं। तो सारा फ्लैट के जो नक्शे और सारी डिटेल है वो निवासियों का जो संगम, जो कमेटी बनाई जाएगी, उसको दे दिया जाएगा। साथ साथ में वहां पे एक फंड बनाया जाएगा। आप देखा भी होगा जिस फ्लैट्स में आप रहते हैं वहां पे कुछ मेंटेनेंस के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, 50-100 रुपए, ताकि उस फंड से सिक्योरिटी गार्ड जब बैठा के रखते हैं उनको चार्ज पैसे दिए जाते हैं और दिए जाते हैं। ये सारी बात धारा 195 में लिखी गई है। कुल मिला के 2 बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले साहब 3 परिभाषा दी गई, स्वामी की, निवासी की, निवासियों के संगम की। निवासी क्या होते हैं, स्वामी कौन होता है जिसके नाम पे फ्लैट है, निवासी कौन होते हैं, फ्लैट में जो लोग रह रहे होते हैं। निवासियों का संगम क्या है, एक समिति, कमेटी बनेगी उन फ्लैट्स के कुछ लोगों के मिलकर, उसको निवासियों का संगम कहा जाता है। जब भी कोई बिल्डर बिल्डिंग का निर्माण करेगा तो सारे नक्शे डिटेल किसको दे देगा, इस संगम को दे देगा। और एक क्या बना दिया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा
जिससे मेंटेनेंस किया जा सके उन फ्लैट्स का। ये बात 195 में लिखी गई है। ठीक, 196 की धारा भी ऐसे से जुड़ी हुई है, उसमें कि अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। जब भी आप बिल्डिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एक 4x4 का एक हार्ड कागज पे कुछ डिटेल वहां पे फ्लैट्स में चिपकी होती है, ताकि पता रहता है कि ये फ्लैट किसके नाम पे है, कितने मंजिल बनाए गए हैं, स्वामी मालिक का नाम कौन है, कितनी तारीख को बनाए गए, सारी डिटेल। ये बात 196 में है। तो 195 बोरिंग नहीं करनी है, 196 भी इससे जुड़ी हुई धारा है। बस इतना याद रखना कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव, 3 परिभाषाएं दी गई हैं। बिल्डर जब भी बिल्डिंग बना देगा उसके बाद जो लोग रहेंगे वो सारी जो बिल्डर है वो सारे नक्शे, सारी सूचनाएं इनको सौंप देगा। साथ में एक फंड बनाया जाएगा जो कि फ्लैट्स का मेंटेनेंस किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा 196 की, 196 की। देखिए 195 में आपके दिमाग में आएगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 परिभाषाएं किसमें दी गई ये आपसे पूछ सकता है। अब 196 की जो धारा है वो बताया गया कि किस प्रकार से अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियां, मतलब अनुज्ञा और अनुज्ञा व सन्निर्माण, अनुज्ञा व सन्निर्माण की विशिष्टियां, सन्निर्माण की विशिष्टियां प्रदर्शित किया जाना, विशिष्टियां प्रदर्शित की जाना। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि जब भी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जब भी कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, उनका जो विवरण है वो विवरण आपको ध्यान रखना है 4x4 के एक पत्थर पर मान लो या हार्ड सतह पर प्रदर्शित की जाएंगी। ज्यादा कुछ खास काम की बात आपको यही रखनी है कि अनुज्ञा व सन्निर्माण की विशिष्टियां प्रदर्शित किए जाना, और आपको याद रखना कि 4x4 का एक लेटर और उस पर ये सारी डिटेल कौन कौन सी, जिसमें क्या क्या डिटेल हो सकती है। इसमें स्वामी का नाम, की कॉम्प्लेक्स किसके नाम पे है, कितने तल है, उसमें कुछ दिनांक, रहने वाले लोगों को एड्रेस, पता, इन सब की डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी। ये कुछ नहीं करता तो जुर्माना है वहां पे, वो याद रखना है, जुर्माना 5000। पहले इसको लिख लो, मैं समझा दूंगा। इसको मैं लिखवा देता हूं, थोड़ी हार्ड धारा है। ताकि लिखिए, अनुज्ञा व सन्निर्माण की विशिष्टियां प्रदर्शित किए जाना। इसमें लिखिए किसी कॉम्प्लेक्स व भवन के निर्माण से संबंधित, किसी कॉम्प्लेक्स व भवन के निर्माण से संबंधित सभी विशिष्टियां, सभी जानकारियां 4x4, 4x4 के एक हार्ड सतह पर या कार्डबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें समस्त विवरण होंगे। इस धारा का उल्लंघन करने पर मान लो कोई डिटेल नहीं लगा रखा है बाहर, तो उल्लंघन करने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं धारा 197 की। 197 की धारा ठीक वैसी धारा जैसे आज अपन ने शुरुआत में धारा पढ़ी थी क्लास में। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मार्ग का निर्माण किया जा रहा होता है, 188 में बताया, जब भी कोई परिसर का निर्माण किया जा रहा है तो क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, वो बात 197 की धारा में भी लिखी गई है। उसमें गया कि मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाना, मतलब जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, बिल्डिंग का मरम्मत किया जा रहा है, तो उस टाइम होर्डिंग लगाया जाएगा कि साहब यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, वाहन धीरे चलाएं, या रास्ते का डाइवर्जन है, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, घेराबंदी की जाएगी, उस क्षेत्र में बाड़ लगाई जाएगी। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 1 से लगा के 2000 रुपए तक का क्या कर दिया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। ये आपने लिख लिया होगा। अब आप धारा लिखिए 197, 197 देखिए, मरम्मत के दौरान
होर्डिंग लगाना, मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाना। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई मरम्मत का कार्य कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे। लिखिए, जब भी मरम्मत का कार्य किया जाना होता है, तो काम की नहीं परीक्षा के लिए, जब भी मरम्मत कार्य किया जाना होता है तो होर्डिंग कोमा पर्याप्त रोशनी व घेराबंदी की जाएगी, घेराबंदी की जाएगी, घेराबंदी की जाएगी। उल्लंघन पर जुर्माना कितना है, तो लिखिए लास्ट में क्लास में अपनी ये भी कर लेंगे कि जो जुर्माने की सारे प्रावधान हो इस जगह एक टेबल में और लिख लेंगे। तो जुर्माना 1000 से 2000, और वही अगर वापस से कर रहा है कोई व्यक्ति, इसको डिनाई कर रहा है, तो 50 से 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। तो मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाना, इसका मतलब है कि जब भी कोई निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य किया जा रहा है, उस दौरान क्या किया जाएगा, प्रॉपर जगह पर होर्डिंग लगाए जाएंगे, और अगर होर्डिंग लगाए जाएंगे साथ साथ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कर जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो फिर इस पर क्या लगा दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साहब धारा 198 की और 199 की। दोनों धारा परीक्षा के लिए कोई खास काम के नहीं है, पर फिर भी आपको याद रख लेना है। तो एक आपको देखो ये ध्यान रखना है, ये जुर्माने वाली राशि, इसमें साहब 197 में जो जुर्माना है वो 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का आपको याद रखना है। अब धारा 198 है, वो है सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। ठीक, तो हेडिंग लगाइए धारा 198। ये परीक्षा के लिए काम की नहीं है, परीक्षा में ये धाराएं नहीं पूछी जाएंगी, आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब धारा लिखिए 198, 198। सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व लेना। सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो उस दौरान मान लेते किसी बिल्डर ने कोई भवन का निर्माण किया है, तो समस्त की सारी सूचनाएं वो नगर पालिका को दे देगा कि जो जैसे जल को लेकर है या फिर पार्किंग को लेकर है, जो डिटेल सारी मेंशन की गई है। इसका मतलब है कि नगर पालिका सुविधाएं, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ। नगर पालिका सुविधाएं प्रदान करती है तो नगर पालिका सारे बिल्डर से दस्तावेज प्राप्त कर लेगी, और अगर बिल्डर दस्तावेज में कोई कमी है तो फिर नगर पालिका स्वयं उसमें परिवर्तन कर देगी। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका सुविधाओं का उत्तरदायित्व लेने का मतलब है कि नगर पालिका बिल्डर से समस्त दस्तावेज, ये कोई खास काम की नहीं है परीक्षा के लिए, दस्तावेज प्राप्त कर लेगी। देखिए, इसका मतलब आप इतना कि समझिए कि नगर पालिका के क्षेत्र में किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, या किसी बिल्डर से किसी नगर पालिका के क्षेत्र में कोई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है, या जिसमें कोई पार्किंग की व्यवस्था है, कोई पार्क बनवाया जा रहा है, या फिर पानी को लेकर कोई सुविधाएं प्रदान की जा रही है, तो जो समस्त दस्तावेज वो नगर पालिका को उस बिल्डर से प्राप्त हो जाएंगे। क्या इस धारा में ये चीज याद करनी है? नहीं, केवल इतना याद रखना, सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व लेना। इसका हेडिंग भी आप याद रखें तो रख लीजिए, नहीं रखें तो कोई काम की बात नहीं। ये बात धारा 198 में लिखी गई है। मेरे हिसाब से कोई खास काम की चीज है नहीं, फिर भी आप इसमें नाव से खुदाई करें तो फिर नगर पालिका का एक्ट मैंने टेलीग्राम पे डाला ही हुआ है मेरे,
उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। 199 की धारा की अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना, ये मैं थोड़ा सा आपको देख के बताता हूं। अन्य अभिकरणों द्वारा धारा अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का नगरपालिका को सौंपा जाना। देखिए इसका मतलब ये है कि अन्य अभिकरण, इसका मतलब कोई पीडब्ल्यूडी है या फिर हाउसिंग बोर्ड है, ये बिल्डिंग का निर्माण कर देगा और उसके बाद में नगरपालिका को ये कॉलोनी सौंप देगा। उस टाइम उसी का प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो धारा 198 में लिखा गया है। इसका मतलब नगरपालिका उनसे समझ दस्तावेज प्राप्त कर लेगा। तो इसके नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि अन्य अभिकरण यथा, ये मैं मेरे हिसाब से लिखा रहा हूं, यथा हाउसिंग बोर्ड या पीडब्ल्यूडी कॉलोनी निर्माण कर रहा है तो धारा 198 का पालन ये लो, आपका ये अध्याय पूरा हो गया। आपको ध्यान रखना है बस इसमें इतना कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का नगरपालिका को सौंपा जाना। इसका मतलब ये राइटिंग आपका समझ में नहीं आ रही होगी और आज सही हूं तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं उसको लेकर। तो अन्य अभिकरणों को कॉलोनियों का नगरपालिका को सौंपा जाना, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई अन्य अभिकरण है, हाउसिंग बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी है, ये अगर कोई कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं फिर नगरपालिका को सौंप रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? इसमें प्रक्रिया का पालन किया जाएगा 198 की प्रक्रिया का। ये बात 199 में लिखी गई है और 198 में क्या लिखा गया है? सुख सुविधा का उत्तरदायित्व लेना, मतलब जो जो फैसिलिटी प्रदान की जानी है नागरिकों को नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत, वो बिल्डर जो कोई पार्क का निर्माण करके दे रहा है तो समस्त दस्तावेज नगरपालिका को सौंप देगा। इतनी बात है, अनावश्यक इसमें खुदाई नहीं करनी है, क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। जिसमें आता है उसमें मैं ही फोकस करके चलता हूँ। अब धारा 194 और 194 एक कै की धारा है जो अपने बच गई है, इसको देखते हैं अपन, या तो नेक्स्ट वाले अध्याय के साथ करेंगे या कभी और कर लेंगे अपन। है इंपॉर्टेंट वो धारा, थोड़ी बड़ी धारा, उसको अपन अलग से कर लेंगे। अभी आपको क्लासों की शिकायत नहीं रहेगी, आप लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए सही में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर क्लास दे दूं और साथ में कोशिश ये भी करूंगा कि क्लास तो मैक्सिमम अपना सिलेबस होने को आ रहा है, साथ में आपको उस टेस्ट का और रिविजन क्लास का भी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोई सुझाव तो मुझे जरूर बताइए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। अध्याय नेक्स्ट शुरू कर देंगे अपन 200 से लेकर 297 तक। वो 97 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी धाराएं बचेंगी, उसके बाद अपना एक्ट पूरा हो जाएगा। योजनाओं की अलग से 1 या 2 क्लास ले लेंगे मैराथन, ताकि योजनाएं पूरी हो जाएं, और तीनों एक्ट में 3-4 क्लास और होंगी। तो आप बहुत ज्यादा तनाव नहीं लीजिए। पॉलिटिकल में कोशिश करता हूँ पेड या फ्री जैसा आपको कोर्स अवेलेबल करवाना, उसे मैं करवाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप